नमस्कार। आज हम बात करेंगे दक्षिण एशिया की उस भू राजनीति की जिसका सीधा असर भारत और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के रिश्तों पे पड़ रहा है। सवाल यह है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक बिल्कुल नई और बेहद जटिल कूटनीतिक दिशा की ओर मुड़ चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की मशहूर पत्रिका अफेयर ऑब्जर्वर में एक बेहद विस्तृत और शानदार लेख प्रकाशित हुआ है और इस लेख के लेखक हैं मोहम्मद हिमेल रहमान, जो बांग्लादेश की गोपालगंज साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट और लेक्चरर हैं। तो आज हम उनके लेख का विश्लेषण करेंगे। लेख बताता है कि कैसे भारत और बांग्लादेश अब पूर्ण कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि मुद्दों को अलग अलग खानों में, अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटकर देखने की नीति की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप अफेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें हालिया घटनाक्रम की, यानी कि 24 फरवरी 2026 को एक बड़ी खबर आती है। 18 महीने के लंबे अंतराल के बाद अगरतला, ढाका, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा फिर से शुरू कर दी जाती है। इसके ठीक 4 दिन पहले भारत में मौजूद बांग्लादेशी दूतावासों ने सीमित स्तर पर ही सही लेकिन भारतीयों के लिए वीजा सेवाएं बहाल कर दी। अब नई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारतीय मीडिया का एक धड़ा इसे संबंधों के रीसेट यानी कि एक नई शुरुआत मान रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। भारतीय मीडिया का ही एक हिस्सा लगातार बांग्लादेश विरोधी नैरेटिव चला रहा है। उदाहरण के लिए असम ट्रिब्यून ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेश अवैध प्रवासियों को भेजने की साजिश रच रहा है। वहीं 26 फरवरी को बेंगलुरु में कथित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर बड़ी पुलिस कार्रवाई भी देखी। तो यह साबित करता है कि सतह पर भले ही सब कुछ ठीक दिख रहा हो, लेकिन रिश्ते अभी भी काफी अस्थिर हैं। तो हम लौटते हैं फेयर ऑब्जर्वर के लेख के सबसे अहम बिंदु यानी कि फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पे। कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या है? तो लेखक मोहम्मद हिमेल रहमान इसे समझाते हैं और कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जहां दो देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को अलग अलग कंपार्टमेंट्स या हिस्सों में बांट देते हैं। आसान भाषा में कहें तो वे कुछ मुद्दों पर जमकर लड़ते हैं और कुछ मुद्दों पर शांति से व्यापार करते हैं ताकि उनके रिश्ते पूरी तरह से टूट के युद्ध में न बदल जाए। वो इस बात को समझाने के लिए रूस और टर्की का उदाहरण देते हैं। एक तरफ रूस और टर्की सीरिया और लीबिया जैसे कई मोर्चों पर एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर यानी कि छद्म युद्ध लड़ते हैं, और टर्की जो है यूक्रेन का समर्थन करता है, उसे हथियार भी देता है। लेकिन दूसरी तरफ रूस जो है वो टर्की को भारी मात्रा में नेचुरल गैस दे रहा है, जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन रहा है। वहीं उसे उन्नत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी बेचा जाता है। तो यूक्रेन युद्ध के बावजूद तुर्की रूस से तेल खरीद रहा है। इसे ही असली कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। अब इसी चश्मे से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को देखा जाए। 5 अगस्त 2024 को जब भारत की सबसे करीबी माने जाने वाली शेख हसीना की अवामी लीग सरकार सत्ता से बेदखल होती है और अंतरिम सरकार आती है, तो रिश्ते एकदम से रसातल में चले जाते हैं। अगस्त 2024 से फरवरी 2026 के बीच जो हुआ उसे लेखक आंशिक कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। और इस दौरान दोनों देशों में तनाव में कोई कमी नहीं रही। भारत ने लगभग सभी वीजा सेवाएं रोक दी, अपने राजनयिक मिशनों से गैर जरूरी कर्मचारियों को वापस बुला लिया, ट्रांसशिपमेंट सुविधाएं रद्द कर दी, प्रवासियों को वापस सीमा पार धकेलना शुरू किया। भारत में नेताओं ने बांग्लादेश पर हिंदुओं के नरसंहार के आरोप लगाए। बांग्लादेश भी पलटवार करता है, ढाका बस सेवा निलंबित कर देता है। भारत के साथ $21 मिलियन का रक्षा सौदा रद्द हो जाता है और भारत की एच एनर्जी के साथ एक बड़ा ऊर्जा समझौता करने से भी इनकार कर दिया जाता है। साथ ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान, चीन और टर्की के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते और रक्षा सौदे मजबूत करने शुरू कर दिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ कंपार्टमेंट्स में सहयोग जारी रहा। मार्च 2025 में दोनों ने बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। बांग्लादेश भारत से डीजल खरीदता रहा और जनवरी 2026 में दोनों ने कैदियों की अदला बदली भी की। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या हम पूर्ण कंपार्टमेंटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं? खांचाबंदी कहेंगे हिंदी में इस शब्द को। तो बांग्लादेश में बीएनपी के नेतृत्व वाली नई सरकार सत्ता में है।
इस सरकार के शपथ ग्रहण में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया गया था, जो कूटनीतिक लिहाज से एक अच्छी पहल रही। लेकिन लेखक हिमेल रहमान चेतावनी देते हैं कि बीएनपी की पूरी राजनीतिक जमीन ही भारत से बांग्लादेश की संप्रभुता को बचाने के नैरेटिव पे टिकी है। सीमा पर हत्याओं और नदी के पानी के बंटवारे जैसे मुद्दों पर उनका रुख हमेशा आक्रामक रहा है। और एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती यह भी है कि पाकिस्तान अगले महीने अपनी पाकिस्तान डे परेड में प्रधानमंत्री तारिक रहमान को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने वाला है। तो यह ढाका और इस्लामाबाद की बढ़ती नजदीकियों का एक बड़ा सबूत है। तो दोनों सरकारों पर भारी घरेलू दबाव है। अगर बीएनपी सरकार भारत के प्रति थोड़ी भी नरम पड़ी तो जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी जैसे उसके विपक्षी दल बगावत खड़ी करेंगे। वहीं दूसरी ओर भारत में राइट विंगर यानी दक्षिणपंथी विचारधारा वाली बीजेपी सरकार के लिए भी बांग्लादेश को बड़ी छूट देना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत की घरेलू राजनीति में भी बांग्लादेशी घुसपैठ और बयानबाजी एक बड़ा मुद्दा है। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष बहुत साफ है कि भारत और बांग्लादेश की साझेदारी अब कभी भी अवामी लीग के सुनहरे दौर वाली ऊंचाइयों पे तो नजर नहीं आ रही। फिर भी दोनों देशों को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है। पानी के बंटवारे, व्यापार, कनेक्टिविटी, सीमा पार के अवरोध, अपराध रोकने के लिए उन्हें बात करनी होगी ही। सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी है 12 दिसंबर 2026, जिस दिन गंगा जल बंटवारा संधि खत्म हो रही है। इस पर बातचीत न होना एक बड़े संकट को जन्म देने की वजह बन सकती है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की के साथ बांग्लादेश के मजबूत होते रणनीतिक रिश्ते, असम में बंगालियों की नागरिकता का मुद्दा और सीमा पर तनाव, ये ऐसे कांटे हैं जो रिश्तों को उलझाए रखेंगे। और बीएनपी सरकार भारत बांग्लादेश के रिश्ते अब पूरी तरह से फुल कंपार्टमेंटलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, यानी व्यापार और जरूरत के मुद्दों पर दोनों देश हाथ मिलाएंगे, लेकिन बाकी राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दों पर अपनी अपनी तलवारें खींची रहेंगी। तो आज के इस विशेष कूटनीतिक विश्लेषण में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं और फिर अब जरूर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।